हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं फेविकोन आइकन्स। फेविकोन आइकन्स क्या होते हैं, वो कहाँ यूज आते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फेविकोन आइकन। फेविकोन आइकन क्या होता है? हम सभी वेबसाइट्स यूज करते हैं और वेबसाइट जो टाइटल होता है, यहाँ देखा होगा, यहाँ पर एक इमेज होती है और यहाँ पर टाइटल होता है। तो इस इमेज को बोलते हैं फेविकोन आइकन। अपन कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज आती है और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। जो इमेज होती है उसको फेविकोन आइकन बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे और कहाँ यूज करते हैं। इसको हम लिखते हैं बॉडी पेज के हेड पार्ट में, हम इसको लिखते हैं हमेशा हेड, ठीक है। इस हेड पार्ट के अंदर हम फेविकोन आइकन का कोड को लिखते हैं, उसको लिखते हैं लिंक, आइकॉन, ठीक है। इसका टाइप आइकन, और इसका जो पाथ है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर लिखते हैं इमेज जेपीजी, जेपीजी या कोई सा भी फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं उसको उस फॉर्मेट का अपन यहाँ पर सोर्स जो जेपीजी, ठीक है। एचटीएमएल में हम दो तरीके के एलिमेंट्स यूज करते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। फर्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि एक ब्लॉक के अंदर जैसे हमको कोई लिखना है पर्टिकुलरली, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे अपन देखते हैं div p d, एग्जांपल देते हैं जैसे डिवीजन और ये पैराग्राफ। डिव का मतलब होता है डिवीजन, पी का मतलब होता है पैराग्राफ। अब इनमें क्या होता है, जब भी हम इस स्टेप को यूज करेंगे तो जो हमने कोड लिखा है या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, डिव टैग को यूज करने से क्या होगा, जैसे हमने इसके अंदर डिव के अंदर कुछ भी लिखा है तो ये हमेशा न्यू लाइन से चालू होता है। जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा न्यू लाइन से चालू होता है। एक डिव खत्म होते दूसरा डिव अगर चालू होगा तो ये वापस न्यू लाइन से चालू होगा। यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया, डिवीजन ब्लॉक खत्म हो गया इसका, देन वो नेक्स्ट लाइन से चालू होता है, दूसरा होता है। पी में भी ऐसे होता है, पैराग्राफ में कोई पैराग्राफ लिखा अपन ने, वो पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ न्यू लाइन से चालू होगा। तो ये ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए हम एलिमेंट को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये हमेशा न्यू लाइन से चालू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कोई कोड खत्म हो गया अपना, तो जो इनलाइन एलिमेंट अगर यहाँ पे हमने कुछ लिखा है
तो न्यू लाइन से चालू नहीं होगा, वो यहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको। जैसे पी है, पी के अंदर लिखा माय न्यू पेज। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर टैग ले लिया, ये होता है इनलाइन। ये इनलाइन एलिमेंट का टैग है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया ये। तो क्या होगा, ये यहाँ से नई नई लाइन से शुरू नहीं होगी, क्या आएगा इसका ब्राउजर में माय न्यू पेज और ए यहीं पे आएगा। ठीक है, ये न्यू लाइन में भी जाएगा, वो यहीं पे प्रिंट होगा। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट दोनों में हमें डिफरेंस आपको बता दें, तो हम इनको यूज करते हैं और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट यूज आने वाली चीज है। जब वेक्टर बनाते हैं उसके लिए दो चीजें बहुत यूज आती है, एक तो होती है क्लास, दूसरा होता है आईडी। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है और आईडी क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक, क्लास होती है, फर्स्ट हम देखते हैं क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास डॉट से डिफाइन करते हैं अपन इसको, डॉट जैसे तो ये क्लास अगर हम किसी की क्लास बनाएंगे तो डॉट लगा के और नाम लिख लेंगे तो ये वो क्लास बन जाएगी। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई वेब पेज लिखा, HTML है, फिर हमने यहाँ पे टाइटल ले लिया जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि टाइटल को कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे हमने भी जो नेक्स्ट पहले डिस्कस किया था, इससे पहले फेविकोल आइकन, उसको लिख सकते हैं अपन चाहे तो, और भी नहीं तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेड, अब इस बॉडी के अंदर जैसे हमने कोई डिवीजन लिया है, इससे पहले पढ़ा था डिवीजन, डिवीजन लिया डिवीजन। अब यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन कर दिया, जैसे क्लास इक्वल्स, ठीक है, डिवीजन और एक बॉडी बन गई और ये हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया। ये एक डिवीजन लिया हमने, ये मेन डिवीजन ले लिया कि जो भी हम कोड लिखेंगे इस डिव के अंदर लिखेंगे, इस डिवीजन के अंदर हमारा पूरा वेबसाइट का कोड लिखा है। तो हमने क्या कर दिया, क्लास बना ली और मेन ले ली। अब इसमें ऐसा क्योंकि हमने जैसे हमने माना ये एक पेज बनाया, होम पेज बनाया, हमने एक और पेज बनाया अबाउट का, सेम टू सेम हमने पेज बनाया अबाउट का, उसमें भी हमने एक डिवीजन ले रखा है, ये ऐसा जैसे हमने डिवीजन ले लिया। इसके अंदर भी हम वो यही क्लास वापस लिख लेंगे, जैसे div क्लास इक्वल्स टू मैन। तो जो इस मेन क्लास के लिए हमको CSS लिखनी है, ठीक है, इस पेज में भी लिखनी है, और भी हमने जैसे कॉन्टैक्ट अस बहुत सारे पेज बनाए, उनमें भी हमको CSS लिखनी है, सेम CSS लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ पे क्लास बना ली, इस क्लास के हम CSS स्टाइल शीट पे जाएंगे, स्टाइल डॉट CSS, और हम क्या करेंगे, सिंपली मेन की एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पे हम पूरी CSS को डिक्लेयर करेंगे। तो ये डॉट मेन हमने क्लास बना दी, इस क्लास को हमने इस div में भी यूज ले लिया और इस div में भी यूज ले लिया। ठीक है, तो क्लास का मेन यूज होता है ऐसे, क्लास को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि जहां जहां पर हम ये क्लास मेन क्लास लिखेंगे एट्रीब्यूट के अंदर, हम इसमें मेन रखेंगे उस क्लास का नाम, जिस क्लास का नाम हम मेन रखेंगे वहां पर ये CSS यूज रहेगी। हम इसको एक की जगह 2 3 4 जितना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। हम केवल एक ही बार CSS इसमें लिखी और वो सब जगह अप्लाई हो जाएगी। CSS के अलावा हम इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं क्लास का,
जावास्क्रिप्ट कोई क्लास का मेन यूज है। तो इस जावास्क्रिप्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्लास का जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। अभी हमने देख लिया, जैसे हमने कोई डिव लिया, ठीक है, उसमें मैंने एक क्लास ले ली, ठीक है, इस क्लास को हमने इस क्लास के लिए हमने एक क्लास बनाई मेन, उसके अंदर सीएसएस लिखी। अब हमने जिस एलिमेंट को ये क्लास डिफाइन की, तो वहां पर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। डिव के लिए भी हमने जैसे हम एक एग्जांपल को लेके देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे यूज करना है इसको। हम डायरेक्टली कोड लिखते हैं बॉडी के अंदर, ऊपर का पार्ट हमने छोड़ दिया, बॉडी लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, इसकी क्लास ले ली हमने टॉप, ठीक है, और इस टॉप के अंदर हमने एक और लिया बीट है, उसकी क्लास ली हमने मैन, एक टेबल लिया पी हमने, उसकी क्लास हमने लिख ली पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ पैराग्राफ लिखे। सेम टू सेम हमने और एक पी टेबल लिया, उसकी भी क्लास हमने सेम ही रखी पैराग्राफ, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ लिखा, फिर हमने क्या किया, डी को क्लोज कर दिया और यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमने पैराग्राफ क्लास लिखी है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे डॉट पैराग्राफ करके। ये ध्यान रखना है हमको, जो ये यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है वो सेम टू सेम होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो रद्द करेगा। डॉट पैराग्राफ लिया, यहाँ पे हमने इसके बारे में सीखा पैराग्राफ, हमारा पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, उसमें कलर कैसा आना चाहिए, उसका स्टाइल कैसे होती है, वो सब हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हम पी टैग का यूज करेंगे और ये क्लास यूज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कोड रन कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया कलर, कलर हमने कहा कि इसका रेड कलर होना चाहिए, ठीक है, फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया हमने, 20 px तो 20 px आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसमें बॉर्डर भी देनी है, तो हमने पेज बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर ले लिया, बॉर्डर ले लिया, 2 px का बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। और भी हम सीएसएस लिख सकते हैं इसमें, वो सीएसएस वो लिख लेंगे। अब क्या होगा, ये हमने क्लास बना डॉट पैराग्राफ करके, क्लास बनाने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, डॉट पैराग्राफ, ठीक है। इस क्लास का हमने यहाँ यूज कर लिया और इसका यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने स्टाइल डॉट सीएसएस में इसको लिखा है, ठीक है, डॉट पैराग्राफ को हमने क्या कर लिया, स्टाइल डॉट सीएसएस को लिखा है, इस पैराग्राफ क्लास को हम पूरे वेबसाइट पे जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें जहाँ जहाँ हम डॉट पैराग्राफ यूज करेंगे वहाँ पे सीएसएस यूज हो जाएगी। जरूर नहीं उसको पी टैग पे हम चाहे तो इसको एच1 पे लिखेंगे, जैसे वहाँ हमने यहाँ पे कोई एच1 ले लिया, ठीक है, वहाँ क्लास लगा ली और इसको भी हमने पैराग्राफ लिखा, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मेन पर्पस ये है कि हमने एक क्लास बना दी, उस क्लास को हम चाहे यहाँ पर जिस टैग में हमने उस क्लास को डिफाइन कर दिया तो वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, एक पहले हमने देख रहे थे पी टैग के लिए, तो क्या हो रहा था, इस पी टैग के लिए पर्टिकुलरली हमने कोई सीएसएस देखी तो केवल इस पी पे अप्लाई होगी, इस पी पे अप्लाई होगी, अगर वो पर एच1 पे अप्लाई नहीं होगी। तो हमने क्या किया, एक क्लास बना दी, उस क्लास से क्या फायदा हुआ, अब टैग कोई सा भी हमने क्लास डिफाइन कर दी तो वो सीएसएस वहां पर भी यूज आ जाएगी, ठीक है। आईडी नाम से पता चल जाता होगा कि आईडी का मतलब होता है यूनिकनेस,
यूनिक किसी की भी अगर हमको कुछ डिफाइन करना है कुछ चीज़ को कि कुछ पर्टिकुलर कुछ यूनिक है किसी के लिए, तो हम क्या हमेशा करते हैं आईडी दे देते हैं कि ये आईडी से, जैसे ये मेरा नाम है अमित, ठीक है, किसी का नाम है जय, किसी का नाम है अमित, एक और अमित है। अब हमको इसको इसमें इन तीनों में दो अमित आ रहे हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको किसमें अप्लाई करनी है, इस पे करनी है या इस पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक आईडी इसको डिफाइन करके, जैसे इसकी आईडी दे दी 1, इसकी आईडी दे दी 2 और इसकी आईडी 3 मान, ठीक है। अब इस हम नाम तो सेम है लेकिन क्या है आईडी डिफरेंस है। इस आईडी से हमें पता चल जाएगा कि हम इसके लिए बात कर रहे हैं या इसके लिए बात कर रहे हैं। आईडी का यूज इसलिए करते हैं कि हम पर्टिकुलर टेग या पर्टिकुलर नेम के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस आईडी के लिए यही यूज होगा, इस आईडी से ये यूज होगा, ठीक है। तो हम इसको HTML में कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। HTML में कैसे यूज करना वो देखते हैं। जैसे हमने एक टैग लिया है h1, ठीक है, h1 टैग ले लिया। अब यहाँ पर h1 टैग के अंदर हमने क्या है, एक आईडी डिक्लेयर कर दी, हेडिंग, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, हेडिंग डिक्लेयर कर दिया, एक आईडी बना ली, आईडी बनाएंगे सॉरी, इसकी हमने एक आईडी ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड करके एक आईडी इसकी, अब इसकी क्या हुई आईडी हेडिंग। अब इस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए कुछ CSS लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर हैशटैग का यूज करके हेडिंग, ठीक है। अब जो CSS हमने यहाँ लिखी वो केवल, जैसे हम जैसे एक CSS की वो प्रॉपर्टी लिख करते हैं अपन, जैसे तो क्या होगा, ये जो है स्पेशल, ये एक यूनिक आईडी है, वो केवल h1 टैग के लिए यूज आएगी, जहां पे हमने आईडी डिफाइन कर दी हेडिंग, सिर्फ ये वही यूज आएगी। इस तरीके से हम आईडी का यूज करते हैं, और ये मेन यूज इसका और आता है जावास्क्रिप्ट में। आईडी का मेन यूज आता है जावास्क्रिप्ट में। डिफरेंस पता चलेगा हमको कि क्लास में जैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये होगी क्लास और ये है आईडी। क्लास को हम एक क्लास बना के हम इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आईडी को हम एक यूनिक एक ही पर्टिकुलर टैग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस इतना होता है कि इसको हम बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं, इसको केवल एक ही जगह यूज कर सकते हैं, एक टैग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन जो इसका यूज है वो जावास्क्रिप्ट में होगा, वो हम जावास्क्रिप्ट जब आगे पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे कि हम कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो थ्योरी क्लास में पढ़ा था उसको आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थ्योरी में हमने आज पढ़ा था फेविकॉन आइकन को कैसे यूज़ करना है, फेविकॉन आइकन कहाँ पे शो होता है और कहाँ पे डिस्प्ले होता है वेबसाइट पे, ठीक है। तो हम फेविकॉन आइकन को हमेशा मैंने जैसा बताया था हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो हेड टैग के अंदर हम फेविकॉन आइकन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लेते हैं लिंक टैग का यूज़ करते हैं, लिंक रिलेशन आइकन, फिर इसको टाइप डिक्लेयर करते हैं, टाइप कौन सा है वो, इमेज, ठीक है। और टाइप डिक्लेयर कर दिया हमने इमेज, ठीक है। इसका URL अपने को यहाँ पे लिखना होता है कि वो कहाँ से आएगा।
जैसा जैसा बताया वैसे वैसे ही बताया। टाइप डिक्लेयर करते हैं इमेज एक्स आइकॉन, ठीक है। देन हम इसका यूआरएल यहाँ पे डिफाइन करना होता है। यूआरएल के लिए हम href टैग का यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। href में जैसे हमको अब फेविकॉन आइकन यहाँ पे लगाना, जैसे हमारे पास कोई इमेज पड़ी है, बाकी फेविकॉन आइकन जैसे हम कोई भी इमेज यहाँ पे लगा के बता देता हूँ आपको अभी। तो जैसे हमारे फोल्डर के जहाँ पर ये HTML का पेज पड़ा है वहाँ पर कोई इमेज होगी, HTML क्लास इमेज। ठीक है, मैंने एक इमेज को यहाँ पे अपने को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेम फोल्डर में पड़ी है वो वहीं पे, तो हम क्या करेंगे, फेविकॉन नाम से हमारी इमेज पड़ी है, तो फेविकॉन डॉट जेपीजी, ठीक है, जेपीजी करके हमने इमेज पड़ी है वो यहाँ पे उसका यूआरएल लिख लिया। साथ में हम इसमें टाइटल भी लिख लेते हैं, टाइटल के लिए टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया जैसे आपको, टाइटल के अंदर लिख लेते हैं हम लर्न डिजिटल, ओके। हमारे यूट्यूब पेज का जो नाम है लर्न डिजिटल, जैसे हमने उस हिसाब से उसका टाइटल लिखा, लर्न डिजिटल टाइटल। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रन करा के देखते हैं जो ये आइकन है वो कहाँ पे आएगा और कैसा दिखेगा भी बता देते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने उस कोड को रन करा के देखा तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा, ये यहाँ पे फेविकॉन आइकन आ गया है और ये यहाँ पे टाइटल आ गया है, ठीक है। तो फेविकॉन आइकन हमेशा यहाँ पे आता है बार में अंदर, टाइटल बार के अंदर, और यहाँ पे टाइटल आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फेविकॉन आइकन कहाँ पे आता है और उसको कैसे, उसका कोड कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, फेविकॉन आइकन अभी अब हमने इसको रन करा के देख लिया, आपको शो हो गया होगा फेविकॉन आइकन कहाँ पे आता है और वो कैसे दिखता है, ठीक है। देन हम इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर जैसे हम div टैग लेते हैं, div करके हमने डिवीजन बनाया, ठीक है। डिवीजन बनाया, हमने क्या किया, इसको एक क्लास डिफाइन कर दी, इसकी एक क्लास इक्वल टू मेन क्लास ले लिए, और इसके आईडी भी साथ साथ में हम डिक्लेयर कर देते हैं जो आगे हमारे यूज आएगी। जैसे तो मेन, इसकी एक आईडी डिफाइन कर दी यहाँ पे हमने मेन, ठीक है। और इसको CSS हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको CSS के लिए क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और हम मेन क्लास के थ्रू भी हम स्टाइल दे सकते हैं और डायरेक्ट हम इनलाइन CSS यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ओके। एंड हमने जैसे div टैग के अंदर हमने क्या लिया, एक p करके एक पैराग्राफ टैग लिया है, ओके। क्या हो गया, हमने एक div टैग लिया, एक डिवीजन बना दिया, ठीक है। मेन बॉडी के अंदर हमने एक मेन डिवीजन बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, माय फर्स्ट पेज, ठीक है, पैराग्राफ में लिखा है जैसे हमने यहाँ पे एक डिवीजन के अंदर एक p टैग लिख के हमने एक कुछ पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे। तो p, जैसे मैंने आपको पहले बताया, p के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक ही लाइन में आता है,
और प्री के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो जैसा लिखते हैं वैसा आता है। तो हम यहाँ पे एक प्री टैग भी ले लेते हैं। प्री टैग ले लिया, इसके अंदर हमने कुछ टाइप कर दिया। ओके, अब क्या होगा, जैसे क्या होता है, div टैग है, एलिमेंट टैग है div। इस टैग के अंदर हमने मेन क्लास ले ली, एक आईडी ले ली और एक इसकी स्टाइल लिख लेते हैं। अपन जैसे स्टाइल लिख लेते हैं, यहीं पे स्टाइल लिख लेते हैं। स्टाइल क्या लिखते हैं, जैसे हम बैकग्राउंड कलर है इसका, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। और जो भी इसके अंदर फॉन्ट है उसके फैमिली क्या हो, फॉन्ट साइज 20 px हो, ठीक है। छोटी सी एक CSS लिख ली इसके लिए हमने कि जो भी इसके अंदर आया उसके अंदर इस div के अंदर कुछ भी आया तो उसका उस इस पूरे div का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर का हो जाए और उसकी फॉन्ट साइज है वो 20 px की हो जाए, ठीक है। तो मेन जो टैग एलिमेंट होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसका यूज़ क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक है, इसके जो एलिमेंट है, ठीक है। और जिसके बाद अगर हम कोई दूसरा div लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर भी हमने ये का ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं समझाने के लिए आपको, ओके। इसकी क्लास हम दूसरी डिफाइन कर देते हैं इसे, ओके। हमने क्या किया, दो div लिया। अब जो एलिमेंट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होगा, ये div है, ये यहाँ तक चलेगा। जो नेक्स्ट div चालू होगा वो नेक्स्ट लाइन से चलेगा, ठीक है। सेम लाइन से नहीं चलता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर। और जैसे पी टैग है तो पी टैग का जो पैराग्राफ है वो भी क्या होगा, यहाँ तक ये लाइन खत्म हो जाएगी, किसकी लाइन, देन जो नेक्स्ट प्री चालू होगा वो न्यू लाइन से चालू होगा, ठीक है। मतलब सेम लाइन से चालू नहीं होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर जो भी टैग आते हैं उनमें, ठीक है। तो हम इसको सेव करा के अब मैं इसको आपको रन करा के बता देता हूँ। ये देखो, हमने जब इसको रन कराया, ये हमारा क्या था, एक div था रेड कलर में आ गया, ठीक है। जो सेकंड div है वो ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। दोनों अलग अलग div आपके सामने आ गए। और ये हमने इसके अंदर जो पी टैग के अंदर जो लिखा था वो एक सिंगल लाइन के अंदर आ गया है, और प्री के अंदर लिखा था वो सेम टू सेम एज जो कोड जो टेक्स्ट हमने लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। पी जो है वो भी एक लाइन और ये दूसरी लाइन में आ गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको शो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे अब ये पी टैग है, अब मुझे इसी लाइन के अंदर आगे कुछ लिखना है, ठीक है, और दूसरा टैग यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, जैसे स्पैन करके एक टैग आता है,
स्पेन टैग का यूज़ किया है। ये इनलाइन टैग होता है। इसके अंदर जैसे मैंने कुछ लिखा ABCD, जैसे ABCD मैंने लिखा, ठीक है, और इस टैग को बंद कर दिया, क्लोजिंग टैग यूज़ किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो ये कलर जो ब्लैक कलर में आ रहा है फॉन्ट, अब ये जो खाली ये ABCD है इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस स्पेन टैग के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इसकी स्टाइल लिख लेंगे, स्टाइल, जो इसका कलर है इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। इसका कलर क्या किया मैंने, इसका कलर हो गया ये रेड कलर का जैसे है, तो इसके ऊपर अपन जैसे हम लिख लेते हैं येलो कलर, ठीक है। तो इसको सेव कराते हैं, देन इसको रन कराया, ठीक है। अभी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंगल जैसे ये आ रहा है, एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है पहले पी टैग के अंदर। अब हमने क्या किया, एक इनलाइन टैग लिया है स्पेन करके। अब इसके आगे ये, तो ये ABCD जो है वो येलो कलर का आ गया, दिखा आपको, ठीक है। तो इनलाइन सी से अब इसने लाइन चेंज नहीं की, सेम लाइन के अंदर ये आ गया कोड। तो इसका यूज यही करते हैं हम इनलाइन इनलाइन टैग का, कि हमको किसी सेम लाइन के अंदर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो या कुछ टेक्स्ट अलग से शो कराना हो, तो हम इनलाइन टैग का यूज करके और वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? जैसे अब हम एक जगह और इसका यूज करते हैं, जैसे माना, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे कुछ आ रहा है, हमको इसी लाइन के अंदर, इस पैराग्राफ लिखा हुआ है लेकिन मेरे को इसी लाइन के अंदर कुछ शो कराना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे शो करा दिया XYZ, मैंने यहाँ पर शो कराना है, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने स्पेन करके टैग लिया, उसका स्टाइल कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। हम कुछ भी CSS इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट तो कुछ डेटा अगर शो कराना है स्पेशल, वो भी इस तरीके से शो करा सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इस टैग का, और आगे डिटेल में। अभी केवल यही जान लीजिए कि हम स्पेन टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी इनलाइन, अगर हमको कुछ सेम लाइन में कुछ शो कराना हो डेटा, तो ठीक है। अब ये किया, ये देखो ये आ गया XYZ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनलाइन टैग का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा था। जैसे हमने कोड रन करा के देखा, तो कोड रन कराते तो क्या होता है, जो स्पेन टैग के अंदर लिखा था हमने ABCD, उसका कलर हमने येलो किया था, वो देखो एक ही लाइन में आया, इसका कलर येलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने XYZ करके लिखा था स्पेन टैग के अंदर, वो इनलाइन एक ही लाइन में आ गया और वो भी येलो कलर हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोड को स्पेन टैग का यूज़ करके हम कोड लिख सकते हैं।